नमस्कार, मैं प्रीति अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री इन गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। बच्चों, आज हम बीएससी फाइनल ईयर में फिज़िकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे। कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको जब हम पढ़ते हैं तो उसमें निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है। पहला, कि वह अभिक्रिया होगी या नहीं, अर्थात अभिक्रिया की सुगमता, या कहें कि जो रिएक्शन हम करवा रहे हैं उस रिएक्शन से जो प्रोडक्ट प्राप्त होने वाला है वो हमें पर्याप्त मात्रा में मिल पाएगा अथवा नहीं। दूसरा, कि यदि वो रिएक्शन होती है तो कितनी होगी और किस सीमा तक होगी। और तीसरी बात, यदि रिएक्शन होती है तो वो किस गति से होगी, अर्थात कितना उसे पूर्ण होने में समय लगेगा। तो यदि हम सबसे पहले पॉइंट की बात करें, अभिक्रिया की फेसिबिलिटी, अभिक्रिया की सुगमता, तो इसको हम पढ़ के आए हैं थर्मोडायनामिक्स में कि वह अभिक्रिया पॉसिबल होगी या नहीं। इन सब के बारे में हमें थर्मोडायनामिक्स में पता चलता है। दूसरा, कि वह अभिक्रिया किस सीमा तक होगी, इसके बारे में हम पढ़ते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में, रासायनिक साम्य में, जो आप बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ के आए हैं। और जो आपके थर्ड प्रश्न का उत्तर है जिसमें वो कह रहा है कि अभिक्रिया को पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, तो वो हमें पता चलता है केमिकल काइनेटिक्स में। तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स। कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो डिफरेंट वेलोसिटीज़ से होती है। ये डिपेंड करती है कि उस रिएक्शन में कौन कौन रिएक्टेंट भाग ले रहे हैं, या कहें वो रिएक्शन आयनिक है, मुक्त मूलक है, या फिर मॉलिक्यूलर है। तो वो रिएक्शंस जो आयनिक होती हैं वो तुरंत प्रभाव से होती हैं, या कहें उन्हें पूर्ण होने में समय कम लगता है। जैसे आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करें, जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके साल्ट और वाटर बनाते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को होने में समय बहुत कम लगता है। इसके विपरीत कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो बहुत ही स्लो मूवमेंट में होती हैं, बहुत ही धीमी होती हैं, अर्थात उनको पूर्ण होने में बहुत ही लंबा समय लग जाता है। जैसे कहें अगर आप नेचुरल वाटर बना रहे हैं तो उसको बनाने में काफ़ी समय लगता है। लोहे पर जंग लगना है, ये रिएक्शन भी बहुत धीरे धीरे संपन्न होती है। इसके विपरीत इन दोनों कंडीशंस के बीच कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो साधारण रूम टेम्परेचर पर, या कहें जिनको अगर पर्याप्त ताप की कंडीशंस दी जाए तो वो रिएक्शंस जल्द ही संपन्न हो जाती हैं। जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न रिएक्शंस न केवल विभिन्न वेगों से होती हैं, बल्कि इनके वेलोसिटीज़ को भी कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर आदि की अवस्थाओं में परिवर्तन करके भी बदला जा सकता है। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम विभिन्न रिएक्शंस के वेलोसिटी, मैकेनिज्म तथा वेग को प्रभावित करने वाले समस्त कारकों का अध्ययन करते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहली बात आई गति। गति से मतलब है वेग। जनरली आप पढ़ के आए हो, वेग इकाई समय में होने वाला विस्थापन में परिवर्तन है। और यदि हम इसी वेग की बात केमिकल रिएक्शन के संदर्भ में करें तो हम कह सकते हैं कि इकाई समय में किसी रिएक्शन के रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंज आता है वह अभिक्रिया की गति कहलाती है। उसे ही हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको हम शुरुआत से अगर देखें तो शुरुआत में उसमें रिएक्टेंट की मात्रा 100% होती है और प्रोडक्ट 0 होता है। और जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है।
तो हम कह सकते हैं कि रिएक्शन वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती है, क्योंकि प्रारंभ में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है, इसलिए अभिक्रिया वेग मैक्सिमम होता है। लेकिन जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाती है, वैसे वैसे रिएक्शन की वेलोसिटी कम होती जाती है, घटती जाती है और अंत में वह नेग्लिजिबल हो जाती है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना कि वह कभी शून्य नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि इकाई समय में हुए सांद्रता परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग न कहकर औसत वेग भी कहा जा सकता है। यहाँ आप कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ देख रहे हैं, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन समय के साथ घट रही है, जबकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन समय के साथ बढ़ रही है। तो हम कहते हैं जब हम रिएक्शन वेलोसिटी की बात करें और अगर आप रिएक्टेंट के रेफरेंस में अगर रिएक्शन वेलोसिटी देख रहे हैं, तो आप वहाँ लिख सकते हैं माइनस dc/dt। और यदि आप प्रोडक्ट के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो उसके लिए आप लिख सकते हैं प्लस dc/dt। यहाँ माइनस साइन ये बताता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन समय के साथ घटती है और पॉजिटिव साइन ये बताता है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन समय के साथ बढ़ती है। एवरेज वेलोसिटी को वास्तविक वेग नहीं माना जा सकता, क्योंकि रिएक्शन वेलोसिटी कंसंट्रेशन के साथ हर क्षण बदलती रहती है। रिएक्शन वेलोसिटी का वास्तविक मान निकालने के लिए दिए गए कंसंट्रेशन और टाइम के संगत बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचकर उस स्पर्श रेखा का ढाल निकालते हैं और यह ढाल अभिक्रिया के वास्तविक वेग को बताता है। इसे ताक्षणिक वेग कहते हैं। तो किसी दिए गए बिंदु पर स्पर्श रेखा का ढाल डेल्टा c/ΔT का चरम मान होता है, या कहें उसकी लिमिटिंग वैल्यू होती है। जब डेल्टा t की वैल्यू 0 की ओर अप्रोच करेगी तो हम लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा t इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस डेल्टा c/ΔT इज इक्वल टू प्लस माइनस dc/dt। यहाँ dt अनंत सूक्ष्म समय अंतराल तथा dc कंसंट्रेशन में सूक्ष्म परिवर्तन को बताता है। अब हम इस एग्जाम्पल को यदि एक रिएक्शन की यदि हम रिएक्शन वेलोसिटी को एक एग्जाम्पल की सहायता से समझें, तो हम एक जनरल रिएक्शन ले रहे हैं जिसमें रिएक्टेंट A है और वो प्रोडक्ट B बना रहा है। तो इसमें रिएक्शन वेलोसिटी की यदि हम बात करें तो अभिक्रिया वेग इज इक्वल टू होता है माइनस dCA/dt। यहाँ CA रिएक्टेंट A की सक्रिय सांद्रता है तथा dB उत्पाद B की सक्रिय सांद्रता को बताता है। उसी तरह यदि आप दूसरा एग्जाम्पल लें जिसमें रिएक्टेंट A के N1 मोल रिएक्टेंट B के N2 मोल से रिएक्शन करके प्रोडक्ट C के M1 मोल तथा प्रोडक्ट D के M2 मोल बनाता है, तो हम इसके संदर्भ में बता सकते हैं कि A के लुप्त होने का वेग, क्रियाकारक A के लुप्त होने से मतलब है उसकी सांद्रता कम होने का वेग बराबर होगा माइनस dCA/dt। यह हम लिख सकते हैं क्योंकि इसके N1 मोल रिएक्शन कर रहे हैं, तो 1/N1 dCA/dt। उसी तरह B के लुप्त होने का वेग होगा माइनस dCB/dt इज इक्वल टू माइनस 1/N2 dCB/dt। C के बनने का वेग होगा प्लस 1/m1 dCC/dt और D के बनने का वेग होगा प्लस 1/m2 dCD/dt। इस तरह से आप रिएक्शन वेलोसिटी में किसी भी क्रियाकारक या उत्पाद के लुप्त होने या उसके बनने का वेग निकाल सकते हैं।
अब नेक्स्ट अगर हम देखें कि उस रिएक्शन वेलोसिटी को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, तो सबसे पहले आपने देखा कि रिएक्शन वेलोसिटी डिपेंड करती है कंसंट्रेशन पर, सांद्रता पर। तो रिएक्टेंट दूसरा डिपेंड करती है नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर, कि रिएक्टेंट की प्रकृति कैसी है। तो सबसे पहले मैं बात करूं नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसकी रिएक्शन वेलोसिटी उसमें उपस्थित बॉन्डिंग अर्थात रिएक्टेंट के नेचर पर डिपेंड करती है। यदि रिएक्टेंट आयनिक या फ्री रेडिकल नेचर के हैं तो वह रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है, तेज़ी से होगी। जैसे अगर सिल्वर आयन क्लोराइड आयन से रिएक्शन करे तो ये आपस में मिलकर सिल्वर क्लोराइड बनाते हैं और ये रिएक्शन बहुत ही तेज़ी से होती है। उसी तरह यदि आप मॉलिक्यूलर रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो वह रिएक्शन बहुत ही स्लोली होगी। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस या कहें रेडॉक्स रिएक्शन होती फास्ट हैं, लेकिन आयनिक रिएक्शन के कंपेयर में धीमी गति से होती हैं। दूसरे फैक्टर की हम बात करें तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की जितनी ज़्यादा होगी वह रिएक्शन उतनी ही फास्ट होती है, उतनी ही तेज़ गति से होती है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन की वेलोसिटी डिपेंड करती है पर सेकंड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच होने वाली टक्करों की संख्या पर। तो जितनी ज़्यादा टक्कर होगी रिएक्शन की वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। आप लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ के आए हैं जो कहता है कि किसी भी रिएक्शन की वेलोसिटी उसकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगी, अर्थात रिएक्टेंट कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। उसके बाद हम थर्ड फैक्टर की बात करें टेम्परेचर, तो जनरली हम देखते हैं जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। और इसका कारण क्या है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर उनके बीच होने वाली टक्करों की संख्या बढ़ेगी, और टक्कर जितनी ज़्यादा होगी रिएक्शन वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। एक निष्कर्ष के अनुसार देखा गया है कि यदि टेम्परेचर में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करें तो वेलोसिटी लगभग डबल या ट्रिपल हो जाती है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन ऐसे हैं जहां टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने की बजाय घटती है। ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं हम एंटी आर्हेनियस रिएक्शंस। इसका एक एग्जांपल है, वो आप याद रखना। यदि नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन कर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है तो इस रिएक्शन के दौरान यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन वेलोसिटी कम होगी। तो ये था आपका टेम्परेचर इफ़ेक्ट। फिर नेक्स्ट हम बात करें कैटालिस्ट या इनहिबिटर की, तो कैटालिस्ट वे एक्सटर्नल पदार्थ होते हैं जिनको यदि हम रिएक्शन में डालें तो रिएक्शन वेलोसिटी बढ़ जाती है, लेकिन वो स्वयं रिएक्शन के लास्ट तक अपरिवर्तित रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आप पोटेशियम क्लोरेट में थोड़ी सी मात्रा में मैग्नीज डाइऑक्साइड मिला दें तो पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है तथा हमें ऑक्सीजन बहुत अधिक मात्रा में मिलती है। इसी तरह यदि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर बना रहे हैं तो इस रिएक्शन को प्लेटिनम कैटालाइज करेगा। इसके विपरीत इनहिबिटर वो होते हैं जो रिएक्शन वेलोसिटी कम करते हैं लेकिन स्वयं रिएक्शन के अंत तक अपरिवर्तित रहते हैं। जैसे एल्किल एमाइड यदि प्रेजेंट हो तो ऑक्सीडाइसल्फेट की रिएक्शन में सल्फेट क्रियाशील पदार्थ से रिएक्शन करके वेलोसिटी को कम कर देता है। तो ये था कैटालिस्ट इफ़ेक्ट, अर्थात कैटालिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन वेलोसिटी बढ़ेगी और इनहिबिटर की प्रेजेंस में रिएक्शन वेलोसिटी कम होती है। और ये क्यों होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट फैक्टर है मीडियम की पीएच। तो वो जो रिएक्शंस एक्वेटिक मीडियम में होती हैं, जलीय माध्यम में होती हैं,
वे रिएक्शंस मीडियम के पीएच पर डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन रिएक्शन में रिएक्शन वेलोसिटी जनरली एच आयन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ द मीडियम। आयनिक क्रियाकारक या पोलर क्रियाकारक पोलर सॉल्वेंट में फास्टली रिएक्शन करेगा, अर्थात आयनिक रिएक्शंस पोलर सॉल्वेंट में तेज़ी से होती हैं और अनायनिक रिएक्शंस नॉन पोलर सॉल्वेंट में तेज़ी से होंगी। नेक्स्ट है रेडिएशन इफेक्ट। तो कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनकी वेलोसिटी बहुत कम होती हैं या कहें वो जनरली टेम्परेचर पर बहुत ही धीमी गति से होती हैं। ऐसी रिएक्शंस जो विशेष रेडिएशंस या कहें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करके तेज़ी से होने लगती हैं, तो इस इफ़ेक्ट को कहा जाता है रेडिएशन इफ़ेक्ट। इसका सबसे वेल नोन एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस अंधेरे में नहीं होता, लेकिन जैसे ही उसे सनलाइट मिलती है तो ये रिएक्शन फास्ट होने लगती है। फोटोसिंथेसिस में आप देखते हो कि एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का यूज़ करके पौधे अपने लिए स्टार्च का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है प्रेशर ऑफ रिएक्शन। वे रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट या रिएक्टेंट के मोलों की संख्या कम होती है, उनमें अभिक्रिया का वेग दाब बढ़ाने से बढ़ता है। यदि प्रोडक्ट का वॉल्यूम रिएक्टेंट के वॉल्यूम से अधिक है तो अभिक्रिया का वेग प्रेशर बढ़ाने पर कम हो जाता है, और यदि किसी तरह का कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो प्रेशर का रिएक्शन वेलोसिटी पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। अर्थात मैं कह सकती हूँ कि वो रिएक्शंस जिसमें डेल्टा एन का मान 0 है, डेल्टा एन से मतलब है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट, अर्थात प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोलों की संख्या यदि इक्वल है तो ऐसी रिएक्शंस पर प्रेशर बढ़ाने से या घटाने से रिएक्शन वेलोसिटी पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। और वे रिएक्शंस जिनके लिए डेल्टा एन का मान नेगेटिव है, अर्थात रिएक्टेंट्स के मोलों की संख्या ज़्यादा है प्रोडक्ट के मोल से, वहाँ प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन वेलोसिटी बढ़ती है। और वो रिएक्शंस जिनमें डेल्टा एन का मान पॉजिटिव है, अर्थात प्रोडक्ट के मोलों की संख्या ज़्यादा है रिएक्टेंट के मोलों से, तो वहाँ प्रेशर बढ़ाने पर वेलोसिटी कम हो जाती है। अब इसमें लास्ट फैक्टर जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है वो है सरफेस एरिया। तो कुछ हेटेरोजेनस रिएक्शंस में रिएक्शन वेलोसिटी रिएक्टेंट की सरफेस के कांटेक्ट में आने पर डिपेंड करती है। तो रिएक्शन की वेलोसिटी सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल होती है। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा रिएक्शन वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि रिएक्टेंट के पार्टिकल्स का साइज जितना ज़्यादा होगा जितना छोटा होगा उतना ही उसका सरफेस एरिया बढ़ता है और रिएक्शन वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। इसलिए मोस्टली आपने देखा होगा कि जब भी आप रिएक्शन करवाते हो तो रिएक्टेंट हम चूर्ण की तरह काम में लेते हैं। इस तरह आज आपने केमिकल काइनेटिक्स में रिएक्शन वेलोसिटी और उसके फैक्टर्स के बारे में पढ़ा। आगे शेष नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। धन्यवाद।